नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मणिपुर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जी हां, सही सुना आपने। मणिपुर हिंसा पर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर फिर से तेज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि वह मणिपुर के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे ताकि राज्य के लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसा रोकने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि प्रदेश की जनता अब इन दोनों सरकारों में विश्वास खो चुकी है। खड़गे ने पत्र में कहा था, मणिपुर के लोगों की मांग के बावजूद मई 2023 से प्रधानमंत्री ने राज्य का दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछले 18 महीनों में 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह विफल साबित हुई है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा होने के बाद खड़गे ने राष्ट्रपति को 2 पृष्ठों का यह पत्र लिखा है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। जेपी नड्डा ने अपने पत्र में लिखा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने देश से भागने वाले इन ज्ञात उग्रवादी नेताओं को उनके अस्थिर करने के प्रयासों को जारी रखने के लिए पूरे दिल से समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। कांग्रेस के पिछली सरकारों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए नड्डा ने आगे लिखा कि आपकी सरकार के तहत भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की यह पूरी तरह से विफलता एक प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को नष्ट करने और इसे कई दशकों पीछे अराजकता के युग में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कांग्रेस के विपरीत हमारी सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। तो मणिपुर समस्या में अब राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे तो इस पर राजनीति उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब मणिपुर हिंसा का शिकार हुआ था। ये पिछले साल की बात है। तकरीबन 1.5 साल होने को आए हैं। मणिपुर में इस अशांति की जो व्यवस्था सी अब कायम हो गई है, उसके ऊपर हर कोई निगाह लगाए हुए है, देख रहा है इसे। अब इसमें सरकार यानी सत्ता पक्ष अपने तरीके से बयान देती है, विपक्ष अपने तरीके से बयान देता है, लेकिन वहां पर जो स्थितियां धरातल पर हैं, ग्राउंड पर हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं। 2 ऐसे समुदायों के बीच इतनी तीखी तलवार खिंच सी गई है जैसे मानो लगता है कि वह जन्म जन्म के बैरी हों। मैतेई समुदाय और कुकीजो समुदाय, इन दोनों के बीच में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अब एक ही राज्य में ये दोनों निवास तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये दोनों दुश्मन हैं। और मणिपुर की समस्या और इस पर उत्पन्न हुई राजनीति, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहले वत्स साहब, आप ही के पास आते हुए, आखिर विपक्ष यदि यह मांग करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार मणिपुर क्यों नहीं चले जाते? आप एक बार प्रधानमंत्री वहां पर चल जाएं तो कम से कम उनको यह बात उठाने और करने का मौका तो नहीं मिलेगा। वह आपके हाथ में है, प्रधानमंत्री मणिपुर जा सकते हैं। ऐसी क्या पशुपेश है, ऐसी क्या विडंबना है जिसके चलते प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं कर रहे हैं? क्या अभी की सिचुएशन उतनी वॉलेटाइल नहीं है जिसमें उनका एक दौरा करना उचित हो? क्योंकि चीजों को जाकर के यदि प्रधानमंत्री के पहुंचने से संभलती हैं चीजें, तो इसमें देश का, राज्य का भला होगा।
वत्स साहब। देखिए कुणाल जी, हर जगह प्रधानमंत्री का जाना संभव नहीं है और जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब भी कारगर है। आपने देखा कि पिछली बार राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां 25 दिनों तक अड्डा जमाए हुए थे। उसके बाद अमित शाह जी ने अपनी सारी मीटिंगें, इलेक्शन रैलियां भी रद्द करके तुरंत उसका संज्ञान लिया और उसके ऊपर हाई लेवल मीटिंग की। 5000 जवान भी एक्स्ट्रा वहां पर भेजे गए कि ताकि वहां की स्थिति को नियंत्रित किया जाए। और ये सारी चीजें, ये सारी कवायद जब वो कर रहे थे तो प्रधानमंत्री को पल पल की जानकारी दे रहे। लेकिन कांग्रेस जो इस पर इतना हंगामा कर रही है, तो आपको याद होगा कि ऐसे लोगों के साथ चिदम्बरम जी ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे उनको लेने का। और 1993 में, 93 में जब ये मसला एक बार फिर जोर पकड़ा था और वहां पर हिंसक गतिविधियां चरम पे चली गई थी, तो उस दौरान 765 लोग वहां मारे गए थे और कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस को 3 साल लगे स्थिति को नियंत्रित करने में। अभी जो मसला हुआ है उसमें विदेशी ताकतें भी अपना पूरा योगदान दे रही है। म्यांमार से भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से भी आर्म सप्लाई किए जा रहे हैं। हमने बॉर्डर सील कर दिया है। ठीक है वत्स साहब, चलिए जो हुआ सो हुआ। यदि आप ही की बात मान लेते हैं तो बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वो कल की बातें थी। आप काफी लंबे समय से वत्स साहब सरकार में हैं, आपके पास पूरी ताकत है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, इस छोटे राज्य में अराजक स्थिति को कॉम्बैट करने के लिए अभी तक आपको प्रयासरत रहना पड़ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या अड़चने हैं? यदि पूरी मशीनरी लग जाए तो चीजों को रिस्टोर किया तो जा ही सकता है। क्या मणिपुर को यूं ही जलने छोड़ दिया जाएगा? देखिए, मणिपुर पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। जो परिस्थितियां पहले थी, अब वो उस तरीके की परिस्थितियां नहीं है। लेकिन फिर भी वहां पर मैती समुदाय का 55% पॉपुलेशन है। कुकी समुदाय पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ में जिस तरीके का उनकी संरचना है वहां पे, उस सबको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतें तो जरूर आ रही हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हम उन सारी परिस्थितियों पर कब्जा कर लेंगे और स्थिति पूर्णतया नियंत्रित कर देंगे। ठीक है वत्स साहब, भौगोलिक संरचना की आपने बात की। हम तो वो देश के नागरिक है और हमारा वह देश है कि पाकिस्तान से जब कारगिल में लड़ाई हुई थी ना, तो हम लोग टाइगर हिल, टाइगर पॉइंट को भी फतह कर चुके थे। तो ये कौन सी बड़ी बात है। खैर, हमारे साथ राज शर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस के। राज शर्मा साहब, अब लेटर वॉर शुरू हो गया है, जो धरातल पर वॉर चल रहा है, वहां पर जो अशांति के हालात हैं उसके ऊपर अब एक लेटर वॉर चालू हो गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जानबूझकर निष्क्रियता की जा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से, मणिपुर को जलने छोड़ दिया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि वाकई में ऐसी मुश्किलें हैं वहां पर जो ऐसा संभव नहीं होने दे रही? देखो कुणाल भाई, मैं एक बात सच बोलूंगा, बस मुझे सबसे ज्यादा अगर कहीं पे, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई प्रवक्ता टीवी में आके उटपटांग बातें करता है। मैं कहता हूँ आज इनकी सरकार है, केंद्र में भी, वहां भी सरकार है, और वहां के विधायक कह रहे हैं कि जब तक ये चीफ मिनिस्टर नहीं बदला जाएगा शांति आने की कोई चांस नहीं। मैं पहले वक्त साहब से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए क्या उठाया। अच्छा, और आप ये कह सकते हैं हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते, मैं भी मान सकता हूँ नहीं जा सकते। अरे एक मीटिंग बुलाएं, आसपास के राज्य में जाएं, सबको बुलाएं और एक्शन लें। देखिए, प्रधानमंत्री एक अपने आप में एक ताकतवर चीज होती है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो ताकतवर होता है, मगर ताकतवर होने के हिसाब से ताकतवर दिखना भी तो जरूरी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी के किसी भी बयान में मणिपुर का अगर जिक्र होता हो, अभी वक्त साहब कह रहे वो मेथी साहब पहाड़ों में, कुकी साहब पहाड़ों में रहते हैं, ये रहते हैं, अरे इसी झगड़े को तो निपटाना है। मेरे भाई,
अगर आपको चुना, और आपको इसलिए नहीं चुना जनता ने कि आप पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहे। आप ऐसी नंद मत बनिए जो परिवार में भाभी, दीदी, ननंद सबको कोसती रहती है। आप बताइए, आपकी जिम्मेदारी है भाई। और या तो आज मैं वक्त साहब से एक खुलेआम कहलवाना चाहता हूँ कि वक्त साहब कहें कि सरकार मेरी फेलियर है। सरकार फेल हो चुकी है इस चीज को मनाने के लिए। सरकार मणिपुर पे शांति बहाल नहीं कर सकती, तो मैं समझता हूँ वहां पे सरकार से हट जाना चाहिए और दल सरकार बना लेंगे और देखिए कैसे निपटेंगे। ऐसा कौन सा काम है जो भारत में कोई सरकार, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जिसको कंट्रोल ना कर सके। बड़े से बड़ी चीजें हो जाती है। अभी आप बता रहे थे ना कि हमारा कारगिल ईद हुआ, शायद वत्स साहब को इस पे कुछ नहीं पता। कारगिल वगैरह के बारे में वत्स साहब जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के 70 से 75% नेताओं को तो पता ही नहीं है। आप कभी भी देख लीजिएगा, इन लोगों के इतिहास देख लीजिएगा, आप पूछोगे कुछ जवाब कहीं का देंगे। अरे आपसे पूछा गया, आपकी सरकार है, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपसे नहीं पूछेंगे, तो पूछने का तो अधिकार हमारे पास है। आप वहां पे जलता हुआ छोड़ दे रहे हैं, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ दे रहे हैं। आप ही के द्वारा नियुक्त की गई गवर्नर ने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत खराब है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तब प्रधानमंत्री जी ने, आपके विधायक लोग चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते। तो ये बता दीजिए जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्त? जिम्मेदारी क्या आप अगर सरकार में रहते नहीं कर सकते तो मुझे इतना ही बता दो किसकी जिम्मेदारी होगी? लेकिन शर्मा साहब जी के पास है। शर्मा साहब, नड्डा साहब तो चिट्ठी में यह भी जो उन्होंने कांग्रेस चीफ को लिखा है, यह भी बता रहे हैं कि भाई आप ही का गड्ढा खोदा हुआ है, हम तो भरने की उसे कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये 40 चीजों की शुरुआत आपने की है। मैं एक और बात बताता हूँ कि नड्डा जी को तो सीरियस प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते। अगर प्रोटोकॉल देखो तो एक पार्टी का अध्यक्ष बड़ा होता है, लेकिन अब नड्डा जी का क्या रहा, सिर्फ जाके प्रधानमंत्री को रिसीव करना, सीओ करना, उनकी बात का कोई भी नहीं लेता। वो तो मैं दावे के संग कह सकता हूँ, आपके चैनल में कह सकता हूँ कि कुछ करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं। मैं आपके जितने भी लोग देखने वाले उनको एक बात कह सकता हूँ दावे के संग कि नड्डा जी की अपनी एक भी लाइन नहीं होगी, वो सब अमित शाह जी की और प्रधानमंत्री जी की होती है। ये लिख के दे दो। क्या मतलब होता है? क्या ये छोटे बच्चों का झगड़ा है कि तेरी बॉल है मेरा बल्ला? एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, उसको जवाब देने का भी सलीका होना चाहिए। आप क्या कोई गड्ढा? अभी मैं देख रहा था किसी में इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने बैठे हैं, तोता, मैना, गांव बसानी कि कुत्ते कांव कांव कर रहे, ये शब्द होते हैं क्या? हम एक चैनल में बैठ के कुत्ता बिल्ली की तरह आदमी को संबोधन करें, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा किसी को लगता होगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ वत्स साहब, कुणाल भाई, हम लोग पार्टी को डिफेंड करने के लिए हमारा दायित्व तो है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आत्मसम्मान। कभी कभी आत्मा की आवाज को भी कहना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहने की आदत जिस दिन आ जाएगी, याद रखिए, आपको आपके साथ वाला पसंद करे ना करे, लेकिन जब आप अकेले में बैठोगे आपको एक खुशहालता फील करोगे कि हाँ मैं सही बोलता हूँ। आपके घर वाले, रिश्तेदार भी कहेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के वत्स भाई से भी कहता हूँ, वत्स भाई आपके रिश्तेदार, जानने वाले, बच्चे, बच्चों के दोस्त आपकी आवाज को सुनते होंगे, लेकिन उस वक्त उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा जब आपकी गिनती, जब देश बर्बाद हो रहा है, जब प्रदेश बर्बाद हो रहा है और आपकी गिनती उन शुमारों में हो रही है, वो उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी से हटकर भी देश और प्रदेश और आने वाले बच्चों के भविष्य की चिंता करो। कि आपका पद रहे ना रहे, मेरा पद रहे ना रहे, लेकिन मेरे आने वाले नौनियाल ऐसे बन जाएं जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन जाए। ठीक है शर्मा साहब, तो आखिर मणिपुर में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं वह अपने आप में बहुत अराजक हैं और संभवतः हर किसी का, हर नागरिक की यही कोशिश होती है, मंशा तो होती ही है एटलीस्ट कि चीजें रिस्टोर हो जाएं, शांति की ओर राज्य बढ़े। वत्स साहब, ऐसा अमूमन कम ही होता है जब हम देखते हैं कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, पत्राचार का सहारा तो लेती है। पत्राचार कभी चुनाव आयोग को एड्रेस किया जाता है, कभी राष्ट्रपति को एड्रेस किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पत्राचार किया जाए ऐसा कम ही देखने को मिला है हालिया दिनों में की यदि बात करी जाए तो। ऐसे में यह पत्राचार करने की, वो भी बीजेपी चीफ के तरफ से, यह नौबत क्यों आई, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, यदि एन बीरेन सिंह की एक्सेप्टेंस वहां पर आपके खुद एनडीए के विधायकों को नहीं है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वह पद पर बने हुए हैं। एक सवाल कांग्रेस का यह भी है कि आप वहां पर कोई स्थायी गवर्नर नहीं दे रहे हैं, जो राज्य इस तरह से वॉलेटाइल है, आग में झुलस रहा है। कुछ मजबूरियां हैं या फिर चीजें बिल्कुल क्लियर हैं वत्स साहब? कुणाल जी, हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं जी।
आप लगातार देख रहे हैं कि अमित शाह जी उच्च स्तरीय बैठक लगातार कर रहे हैं और मणिपुर पे ही कर रहे हैं। एडिशनल 5,000 अर्धबल सैनिकों को भेजा गया है। अब वहाँ सैनिकों की संख्या अगर मैं सही हूँ तो करीब 27,000 से ऊपर पहुंच चुकी है और सिचुएशन को हर तरीके से कंट्रोल करने की कवायद आप कहते हैं हाथ पे आप टांग पे टांग रख के सो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप टांग पे टांग रख के सो रहे। आप 27,000 नहीं 27 लाख भेज दो। पिछले 1.5-2 साल से शांति नहीं हो पा रही है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं। बस ठीक है शर्मा साहब, अब जवाब ले लेते हैं। लेकिन जिस तरीके की कवायद वहाँ हो रही है, उससे वहाँ की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। देखिए वहाँ विध्वंसकारी शक्तियां विदेशों से भी है, वहाँ के लोगों को आम सप्लाई कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ का अरे तो आप क्या कर रहे हो? ये जो लड़ाई हो रही है, आप क्या आँख टांग पे टांग रखते हो? एक मिनट शर्मा साहब आएंगे आपके पास काउंटर लेने के लिए, उनको अपना बात गलत बातें कहते हैं, देश को गलत संदेश चला। एक मिनट कांग्रेस के समय चीजें अनियंत्रित हुई थी। ये कान में रुई, मुंह में पट्टा बांध के सो रहे हैं, पैर में पैर रख के, आंखों में काली पट्टी बांध के सो रहे हैं। और याद रखिएगा ये देश आपको माफ नहीं करने वाला। एक मिनट शर्मा साहब, एक मिनट प्लीज। इनको 3 साल लगे थे उस चीजों को संभालने में। क्या एक दिन में संभाल दी, एक महीने में संभाल दी? एक्सक्यूजेस देखिए कुणाल भाई, ये एक्सक्यूजेस कैसे मांग रहे हैं? उग्रवादियों के साथ मैत्री साल और मणिपुर को मरने दोगे? किसने साइन किया था? चिदम्बरम ने ही साइन किया था। देखो क्या आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमसे जितना बल पड़ रहा है उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। तो सर, और आप देख लीजिएगा कि निकट भविष्य में हम इन चीजों पर पूर्णतया कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और नॉर्मलाइज हो जाएगी वहाँ की सिचुएशन। वत्स साहब, निकट भविष्य जब आप कहते हैं तो एक वेग स्टेटमент आता है। निकट भविष्य की कोई टाइमलाइन है सर? अगर है तो बता दीजिए ना प्लीज। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। डेली वहाँ पर कवायद हो रही है, डेली वहाँ पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कुछ हो ही नहीं रहा। मणिपुर से संबंधित अभी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी? एक मिनट। आज ही कल ही सुबह बैठक हुई है, उसके बाद 5,000 अर्धसैनिक पहलवान रवाना कर दिए गए। एक मिनट, किसने आज भी सुबह बैठक हुई है। एक मिनट वत्स साहब, लेकिन यह जो बात होती है ना, ये हर चीज में इतिहास की त्रुटियां यदि हम निकालते रहेंगे, मान लीजिए सब मान सकते हैं कि इतिहास में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों से सीख करके ही तो वर्तमान और भविष्य की नींव रखी जाती है। तो क्या हम उन त्रुटियों को ही टटोलते रहेंगे या फिर वर्तमान को सुधारने की कोशिश भी करेंगे? वत्स साहब, मैंने आपसे कहा ना, हम लगातार वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन हम उसको अपने कंट्रोल में ले। ठीक है वत्स साहब, आपने बात अच्छी कही, लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल हो गए, 300 से अधिक मौतें हो गई, 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए और अराजकता तो अपने चरम पर है। शर्मा साहब, वक्त लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, चीजें बहुत हद तक बिखरी हुई हैं, बर्बाद स्थिति में है, तो उनको सुधारने में वक्त लगेगा। आप इस वक्त और निकट भविष्य के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी दोनों सरकारें वहां पे भी यहाँ पे भी फेलियर हो रही है। आप बताइए, लाखों लोग वहां से चल पड़ते हैं, हजारों लोगों की वहां मृत्यु हो चुकी है। अभी भी देखो क्या कह रहे थे, क्या ये गोइंग ऑन प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस चलेगा। इनकी एक सबसे बड़ी जो गंदी आदत है, जो जिस आदत की वजह से इस देश में और प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में शांति का माहौल नहीं बन पाता। पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था। अरे यार, चाची की दाढ़ी मूछे होती तो चाचा ना होता। फिर बेकार की बातें करते रहते हो। आप सिर्फ इतना बताओ कि क्यों नहीं हुआ 1.5-2 साल का। कुणाल भाई, आप ही बोल दीजिए, क्या समय कम होता है? आप बैठे रहते, चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी की तो आदत है, अपना उन्होंने अपना मॉडर्निंग करनी है, सारा कुछ बोलना है, कपड़े बदलने, किसी भी चीज पे ख्याल नहीं। अभी मैं हटकर बोल रहा हूँ, अभी अडानी जी वाला मैटर चल रहा, प्रधानमंत्री जी को आगे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। देश का कोई भी औद्योगिक घराना, ठीक है, बड़े औद्योगिक घराने, हमें उनको भी सपोर्ट करना है, मगर जहाँ पे देश की इमेज डाउन होती हो, वहां नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कहना, और क्यों नहीं कहते कि अडानी जी से मेरा आप एक शब्द करवा दीजिए, मैं गुलामी करूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अडानी जी से अगर मेरा संबंध साबित हो जाए तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। कहेंगे? नहीं कहेंगे, झूठ को नहीं कहेंगे।
ठीक। तो देश समझ रहा है, देश समझ, तभी तो ये धर्म की बातें करते हैं भाई कि बटेंगे कटेंगे नटेंगे, एक है तो सेफ हैं। क्या कहते हो देश? अरे जो 18 साल के बच्चे ने 2014 में आपको वोट दिया था, आज लगभग 28, 29, 30 साल का हो रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। उसकी तनख्वाह होनी थी 1.5 लाख, 28,000 की तनख्वाह में काम कर रहा है। ये आज एक इल्जाम नहीं, इनके बारे में, इनकी आदत के बारे में कुणाल भाई बताना चाहता हूं। ये चाहते हैं कि आने वाला युवा इसी सोच पे रहे कि मेरा गुजारा कैसा होगा, मैं इतने पैसे में गुजारा कैसे करूंगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करूंगा। क्योंकि जब वो ये सोचने से हटेगा नहीं तो इससे निरंकुश सरकार जो देश को बर्बाद करने की ओर अग्रसर है, उसके बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, फिर जानते हैं ये कि मेरे देश का युवा या हम लोग, एक इन्हीं से पूछता हूं, पिछले 8 दिन से सवाल पूछ रहा हूं, वक्त जी से शायद तीसरी बार है, इनका किसी विधायक का लड़का जय श्री राम का नारा लगा के उस जुलूस में आगे नहीं चलता। इन्हीं के किसी भी जिला पंचायत सदस्य का लड़का पन्ना प्रमुख नहीं बनता। इन्हीं के किसी विधायक का लड़का कावड़ यात्रा लेने नहीं जाता। कावड़ यात्रा लेने जाएगा तो राम गोपाल मिश्र जाएंगे। अगर जय श्री राम का नारा लगा के झंडा बदलेगा तो वो राम गोपाल मिश्र बदलेगा और वो मारा जाएगा और उसको फिर 2-3 दिन के बाद भूल दिए जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें अपनी देश की जनता के बारे में सोचना होगा। युवा बेरोजगारी से तरस। और बता दूं दूसरी बात, धान में भी 150 रुपए क्विंटल का कमीशन जा रहा है। आप बता दीजिए, ना जा रहा हो। डीएपी खाद नहीं मिल रही है। एक जिला है पूरनपुर, वहां पे 130 किलोमीटर एक किसान डीएपी लेने जाता और ब्लैक में डीएपी मिलती है। ठीक है, इनका इस तरफ ध्यान नहीं है। ओके, इनका तो भाई ये ध्यान है, कटोगे मिटोगे, ठीक है, यही करते रहो। वत्स साहब, देखिए इस तरह से तो साफ तौर पर विपक्ष आप पर हमेशा से ये निशाना भी साधा है, हमलावर भी रहा है कि आप ज्यादा ना पॉलिटिकली इंगेज्ड रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, पूरी पार्टी रहती है, लेकिन धरातल पर जो चीजें हो रही हैं जिनको पैचअप करने की जरूरत है, रेक्टिफाई करने की जरूरत है, वहां पर आप उतने आक्रामक नहीं होते। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप पूरे फुल मोड में ऑन रहते हैं। तो क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही जरूरी है या फिर जो मुद्दे ग्राउंड पर हैं उनको एड्रेस करना भी उसी मोड के साथ या बेहद जरूरी है? वत्सा, मुझे एक चीज बताइए कुणाल जी, अभी राज शर्मा जी ने इतनी बातें कही, देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, कुछ खाद का सामान नहीं मिल रहा है। तो खाद में तो हम इस वर्ष हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। और दूसरी चीज, कुछ भी हो, जनता किसके हाथों में सत्ता देती है, लोकतंत्र में वो सर्वोपरि। और जनता हमें लगातार दोबारा तिबारा, तो आपको तो अभी दी, फिर इतना गुमान किस बात का? अरे आपको तो अभी तो हुई, सरकारें बनी है, आजादी के बाद तक आपको कहाँ दी? कल जो रिजल्ट आएंगे, हाँ, उसमें भी मैं आपको भविष्यवाणी बता दूं। आपके साथ जितने ये हो गए पंडित जी, इंस्पेक्टर, उसमें हम सबसे आगे दिख रहे हैं। और महाराष्ट्र में और झारखंड में की जनता सरकार हमें सौंप देगी। ठीक है, तो वत्स साहब एक बात ये भी बता दीजिए कि चलिए ठीक है, चुनावी बातें तो चुनाव के दिन, कल रिजल्ट है उसमें हम करेंगे अलग से बैठकर, लेकिन बीरेन सिंह की नाकामी मानते हैं मणिपुर के लिए या प्रशासन, उनके अंतर्गत जो प्रशासनिक फेलियर को आप जिम्मेदार ठहराते हैं? कोई तो जिम्मेदार होगा कि नहीं? देखिए, हाँ, मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, हाँ, कि बीरेन सिंह जी को जिस कारगर ढंग से वहां पर चीजों को कंट्रोल में लेना चाहिए था, उसमें अभी तक वो सफल नहीं हो पाए। ओके, तो अब केंद्र सरकार किस तरीके का फैसला लेती है, ये भी को उन्हें हटा देना चाहिए फिर? इस पर डिपेंड करेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से विधायकों ने भी विद्रोह एक तरीके से किया हुआ है, हाँ, और बीरेन सिंह पर निशाना साधा है, तो शायद निकट भविष्य में उनको शायद वहां से रिप्लेस भी हो सकते हैं। हाँ, और संभवतः इसीलिए शायद नेशनल पीपल्स पार्टी जो आपको बाहर से समर्थन दे रही थी, उसने भी समर्थन वापस ले लिया है इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ कि यदि सत्ता परिवर्तन मतलब कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो वो पुनर्विचार करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होगा तो होगा। कि आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को बेबाकी से रखा दर्शकों के सामने, उसके लिए आपका शुक्रिया। सवाल अभी भी ज्वलंत है, लगातार बरकरार है, प्रासंगिक है और एग्जिस्टिंग है। मणिपुर जल रहा है,
मणिपुर को जलने से रोकना है। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विपक्ष हर किसी की जिम्मेदारी है कि इसे राजनीति का मुद्दा ना बनाए, बल्कि एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन ढूंढे। वो सॉल्यूशन निकल कर कब आएगा, टाइमलाइन नहीं है। उम्मीद हर किसी को है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।